जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम बात करने वाले हैं खोरठा के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि हम बात करेंगे खोरठा भाषा के मानकीकरण से संबंधित। तो सबसे पहले यहाँ पे सवाल हमने लिखा है कि खोरठा भाषा मानकीकरण के संक्षेप में वर्णन करा। यानी खोरठा भाषा की जो मानकीकरण है उसके बारे में आपको संक्षेप में वर्णन करना है। तो किसी चीज़ को समझने के पहले हमको एक शब्द समझना अति आवश्यक है, वो है मानकीकरण। कि आखिर में ये मानकीकरण होता क्या है। या तो मानक शब्द आपने कई बार सीखा होगा या सुना होगा। तो आपको बता दें कि किसी भी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए, आदर्श बनाने के लिए या एक परिनिष्ठित भाषा के रूप में उसे स्थापित करने के लिए उसका कुछ मानक होता है, उसी को मानकीकरण के रूप में जानते हैं। और यही क्षेत्र में एक कह सकते हैं कि और भी प्रयास किया गया कि खोरठा भाषा को कैसे मानक भाषा के रूप में विकसित किया जाए। तो उसी को समझने के लिए कुछ कह सकते हैं कि गठन किया गया और एक सेमिनार का आयोजन होता है, जो कि रांची में यह आयोजन होता है, जिसका सब विषय रहता है भाषा मानकीकरण और छोटा नागपुर की भाषाएं। इसका आयोजन की अगर बात करें तो 13 दिसंबर 1986 में यह आयोजन होता है। उसमें से कुछ कुछ बातें रखी जाती है सभी वैज्ञानिकों के, साहित्यकारों के द्वारा, जो खोरठा के जाने माने साहित्यकार हैं या तो व्यक्तित्व हैं, जो कि कह सकते हैं कि खोरठा के जाने माने लोग जो वहाँ पे पहुँचते हैं और कई सारे शब्दों को वहाँ पे, कई सारे शर्तों को, कई सारे कह सकते हैं कि विषयों को उसमें शामिल किया जाता है, ताकि जो है वो यहाँ पे बात किया जाता है, ताकि हमारा खोरठा भाषा जो है वो एक समृद्ध भाषा के रूप में विकसित हो। तो उसी को लेकर हम सबसे पहले एक एक करके हम सभी चीज़ों को समझते चलेंगे और उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे कि किस किस बिंदुओं पर विशेष बल दिया गया था इस सेमिनार में। तो आइए सबसे पहले हम एक एक करके समझते हैं। उसके पहले हम बात करेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं मानक की। तो मानक का अभिप्राय होता है श्रेष्ठ, आदर्श एवं परिनिष्ठित। यानी किसी भी भाषा को श्रेष्ठ, एक और आदर्श भाषा के रूप में, और उसे एक परिनिष्ठित या तो कह सकते हैं कि सही एक दिशा निर्देशित भाषाओं के रूप में गठित करने के लिए उसे मानक कहा जाता है, या तो उसी को हम मानकीकरण कहते हैं। खोरठा भाषा पर मानकीकरण करे खातिर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची में एगो सेमिनार करल गेल हलै, जकर विषय है भाषा मानकीकरण और छोटा नागपुर की भाषाएं। ये आपसे सवाल में हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से खोरठा भाषा मानकीकरण के लिए कब जो है वो रांची में आयोजन किया गया था। तो 13 दिसंबर 1986 को इसका आयोजन किया गया था, और जिसका विषय था भाषा मानकीकरण और छोटा नागपुर की भाषाएं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो भाषा को हम सबसे पहले समझते हैं, उसके पहले आप कुछ चीज़ों को समझें। सबसे पहले अगर बात करें तो छोटे क्षेत्रों में जो बोले जाने वाली होती है उसे हम बोली कहते हैं। और जब बोली से आगे बढ़कर वो कह सकते हैं कि धीरे धीरे एक भाषा के रूप में विकसित होता है, और उसे जब समृद्ध बना दिया जाता है तो उसे एक मानक भाषा के रूप में हम लोग मानते हैं। तो आप ये तीनों पॉइंट याद रखेंगे। सबसे पहले छोटे क्षेत्रों में या कस्बों में बोले जाने वाले को हम बोली कहते हैं। जब उसका विस्तार होता है धीरे धीरे तो वो भाषा के रूप में परिवर्तित होता है, और फिर कह सकते हैं कि भाषा को एक समृद्ध और मानक बनाने के लिए कुछ प्रयास किए जाते हैं। और उसके बाद जब भाषा एक मानक भाषा के रूप में या समृद्ध भाषा के रूप में विकसित होता है, तो उसी को हम मानक भाषा के रूप में जानते हैं। इस सेमिनारे हेठ उखरवल कुछ खास विषय पर ध्यान दिखावल गया है। यानी यहाँ पे जो सेमिनार हुआ तो कुछ कुछ विषयों पर ध्यान दिया गया कि इन सब कह सकते हैं कि विषयों को शामिल किया जाए, जिससे हमारा खोरठा भाषा जो है वो थोड़ा सा समृद्ध होगा। आइए उन सब जब कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला इसमें से बिंदु जो बात किया गया वो किया गया कि खोरठाक ठेठ शब्द के खोरठाक मानक करल गल है। यहाँ पे जो भी सबसे पहले तो बात किया गया कि खोरठा के जितने भी शब्द हैं उसको थोड़ा सा खोरठा के मानक करल जाए, तो उसके बारे में सबसे पहला बिंदु रखा गया। दूसरा बिंदु रखा गया कि खोरठा भाषा में, खोरठा भाषाएं ताली बिसा सा और मूर्धन सा के बदले में एक न करके और खाली इस स का प्रयोग किया जाए। आप सभी को पता होगा कि खोरठा में ताली बिसा सा और मूर्धन सा, ये दोनों सा का प्रयोग जो है, इन दोनों सा का प्रयोग नहीं होता है, और इन दोनों के बदले में इस सा का प्रयोग जो वो होता है।
तो इसके बारे में आप सभी को पता होगा, इसके बारे में आप सभी को पता होगा अच्छे से कि इन दोनों के बदले में इस स का प्रयोग जो है वो मुख्य रूप से किया जाता है। आइए आगे चलते हैं और अगला बात करते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट बोला गया कि खोटा मानक रूपे जोड़ल शब्द व आखर या अक्षर के प्रयोग कम व ना के बराबर करल जाए। यानी खोटा मानक रूप में जो भी जोड़ा हुआ शब्द जो उपयोग किया जाता है या जो भी अक्षर का प्रयोग किया जाता है वो कम से कम किया जाए। उसके बाद है कि खोटा मानक रूपे शब्द में व के जगह पे ब और य के जगह पे ज के प्रयोग करल जाए। यानी आप देखते होंगे कि अगर कहीं यदि लिखा होता है तो खोटा में उसे या तो जदी या तो फिर जोदी पढ़ा जाता है। तो आप सभी को पता है कि यह जो शुरुआत में होता है वो ज में परिवर्तित हो जाता है, या तो और भी कई सारे ऐसे शब्द ले सकते हैं। उसके बाद उसी तरह से व जो होता है वो ब में परिवर्तित हो जाता है। जैसे वकील को कई बार वकील कहते हैं या तो फिर ओकील कहते हैं, ओ में भी परिवर्तित हो जाता है, ये भी याद रखेंगे, ओकील कहा जाता है या तो वकील कहा जाता है। उस तरह से व जो शुरू में व होता है उसके जगह पे ब का प्रयोग होता है, व का जो शुरू में जो होता है उसकी जगह पे ब का प्रयोग होता है, और यह जो होता है शुरू में उसके जगह पे ज का प्रयोग होता है। तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिया गया। फिर उसके बाद जो पांचवा पॉइंट था वो था खोटा मानक रूप में व्याकरण। जैसे आपने पढ़ा होगा व्याकरण, एक शब्द अगर हम लिखें व्याकरण, तो व्याकरण ये हिंदी शब्द है, लेकिन ये आधा व और य के जगह पे हम खोटा में बे शब्द का प्रयोग करते हैं और इसको हम पढ़ते हैं व्याकरण। इसको हम क्या पढ़ते हैं तो व्याकरण पढ़ते हैं। और आप सभी को पता है कि मूर्धन्य न के जगह पे कह सकते हैं कि इस न के जगह पे हम इस न का प्रयोग करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो खोटा में व्याकरण अगर आपको लिखना दे तो ये शुद्ध होगा, और नहीं तो इससे भी ज़्यादा शुद्ध करना है तो आप इस य का प्रयोग करें तो ये ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। हालांकि आप अगर बीच में वो भी य का प्रयोग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से इस चीज़ पर ध्यान दिया गया। उसके बाद अगर बात करें तो जो री है उसके जगह पे री, या तो फिर जैसे अगर आप लिखते हैं ऋषि तो ये खोटा में गलत होता है। खोटा में ऋषि की अगर बात करें तो या तो फिर इस तरह से ऋषि होता है या तो फिर इस तरह से ऋषि आप लिख सकते हैं, इस तरह से ऋषि होता है। तो याद रखेंगे खोटा में री के जगह पे जो वो इस र का प्रयोग होता है, ये भी इसमें से बात किया गया। उसके बाद यहाँ पे बात आता है पॉइंट नंबर 6, खोटा मानक रूपे ज्ञा के बदले में गिया या तो फिर गिया। जैसे अगर आप कहीं लिखा जाता है ज्ञान तो ये खोटा में गलत होता है, क्योंकि खोटा में इस तरह से ज्ञान नहीं होता है, उसको हम ज्ञान पढ़ते हैं। ज्ञान इस तरह से या तो फिर ज्ञान आधा ग या न ज्ञान इस तरह से हम पढ़ते हैं। तो याद रखेंगे खोटा में इस तरह से अगर ज्ञान लिखा जाए तो वो गलत होता है, क्योंकि खोटा में हम ज्ञा के जगह पे आधा ग या गिया या तो फिर इस तरह से हम तीनों रूप में इसका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें संजोगी छ की, तो संजोगी छ के जगह पे आप सभी को पता है कि छ आधा छ या तो फिर क। जैसे हमने एक शब्द लिखा परीक्षा, तो परीक्षा शब्द जो है ये खोटा के लिए ये गलत शब्द होता है। जब भी हम खोटा में लिखेंगे तो या तो इसको हम इस तरह से परीक्षा लिख सकते हैं, या तो फिर इसे परीक्षा लिख सकते हैं, आधा क खम्यखा परीक्षा लिख सकते हैं, या तो फिर प री आधा च और छम्य छ, इस तरह से इन तीनों को हम लिख सकते हैं खोटा में, जबकि ये परीक्षा जो है वो खोटा में हम नहीं लिख सकते। तो ये हिंदी शब्दावली है, लेकिन खोटा में इस संजोगी छ के बदले आधा छ या तो फिर छ या तो फिर आधा क और ख का प्रयोग होता है। इस तरह के मानक रूप का प्रयोग किया गया। फिर उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 7। इसमें से बात किया गया कि खोटा मानक रूप है ए या तो फिर ए के जगह पे आई। जैसे हमने लिखा एक ऐनक, तो ऐनक ये जो होता है ये खोटा में गलत होता है। खोटा में ऐनक लिखने के लिए इस तरह से लिखा जाता है, इसको हम पढ़ सकते हैं ऐनक, और ये ऐनक जो है वो सही होता है। हिंदी में ये सही होता है, लेकिन खोटा में ये ऐनक अगर इस तरह से आप लिखेंगे तो यह खोटा में जो है वो गलत होता है। उसी तरह से औ के जगह पे औ का प्रयोग किया गया। जैसे हमने एक शब्द लिखा औरत,
तो आप सभी को पता है कि ये खोरठा में गलत होता है। औरत अगर खोरठा में लिखना है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे तो ये मेरा सही होगा, ये औरत जो है वो सही होता है। तो याद रखेंगे इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को इसमें से ध्यान आकर्षित किया गया सभी की ओर, और इन सभी चीज़ों को यहाँ पे रखा गया। फिर इसके बाद अगर बात किया गया तो इसमें अगला पॉइंट का जो बात किया गया वो खोरठा मानकीकरण करे खातिर कुछ विशेषण बनवे के लेल ल, इल, आर, गर का शब्द के से जोड़ल जा है। जैसे अगर किसी शब्द को मान लेते हैं कि रंग हमने लिखा, तो रंग को अगर विशेषण बनाना है तो उसको हम रांगल या तो फिर रंगायल कर सकते हैं। अगर ल को अगर जोड़ दिया जाए तो पढ़ल, चलल, बोलल, खेलल, ये सभी हो गया। अगर इल को प्रत्यय को जोड़ दिया जाए तो रंगायल, ढनकैल, सरकैल, इस तरह से है। गर बहुत बार आप शब्द में देखते होंगे अंत में गर का प्रयोग होता है, जैसे लछनगर, हुबगर, चेठगर, लोरगर, ये सभी शब्द जो वो गर लास्ट में ये कह सकते हैं कि एक प्रत्यय को जोड़ करके और इसको विशेषण के रूप में बनाया गया। क्रिया विशेषण बनवे के लेल आइल प्रत्यय जोड़ल जा है। अब किसी भी शब्द को अगर किसी क्रिया विशेषण अगर बनाना है तो उसमें से आइल प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, जैसे धधाइल, गरगराइल, परपराइल, सरसराइल। यहाँ पे लास्ट में क्या है कि आइल प्रत्यय जोड़ा हुआ है। आप सभी को पता होगा कि अगर शब्द के शुरुआत में अगर किसी कह सकते हैं कि किसी को जोड़ा जाता है तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं, और शब्द के आखिरी में या अंत में अगर जोड़ा जाता है, जिसको खोरठा में हम कह सकते हैं कि किसी शब्द के पाछू में जे जोड़ल जाए ओकरा प्रत्यय कहल जा है। या तो कह सकते हैं कि किसी शब्द के पाछू में जोड़ करके ओकर अर्थ के बदलल जा है, तो ओकरा की कहल जाए, तो ओकरा प्रत्यय कहल जा है। और जौन शब्द के आगू में जोड़ करके ओकर मतलब के बदलल जा है, या तो कह सकते हैं कि उसका जो मीनिंग होता है वो चेंज हो जाता है, जिसके कारण से उसका अर्थ बदल जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखने हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। तो उसी तरह से यहाँ पे अगला शब्द यहाँ पे जो प्रयोग किया गया उसी चीज़ को फिर आगे बात किया गया कि बहुवचन बनवे के लेल शब्दक से ऐन, बैन और आइन जोड़ल जा है। जैसे किसी शब्द को एक वचन को अगर बहुवचन बनाना है, जैसे गीदर, तो गीदर को अगर बहुवचन बनाना है तो उसमें वैन प्रत्यय जोड़ देंगे तो गिदरवैन हो जाएगा। गाय अगर शब्द है तो गाय को अगर कहीं बहुवचन बनाना है तो उसको गयन कर देंगे, यानी ऐन प्रत्यय जोड़ देंगे। उसी तरह से अगर छगरी है तो छगरियन कर देंगे, ऐन जोड़ा जाता है, चेंगवेन हो जाएगा। चेंगा है तो चेंगा में वैन प्रत्यय जोड़ देंगे, तो वहाँ से ये सारे चीज़ जो है वो बहुवचन के रूप में बन जाता है। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को इसमें से ध्यान रखा गया। फिर उसके बाद अगर बात करें खोरठा भाषाक मानकीकरण करे खातिर एहो कहल गेल है कि दोसर भाषाक शब्द प्रयोग कर ले इन्वर्टेड कोमा में। अगर किसी मान लेते कि अगर आपने संस्कृत शब्द लिखा, लेकिन ये संस्कृत हालांकि आप सभी को पता है, या तो राष्ट्रपति अगर शब्द ये लिखा, ये दोनों आपको पता होगा कि ये शब्द जो है ये खोरठा में गलत है। तो अगर आप इस तरह की शब्दावली का अगर उपयोग करते हैं खोरठा लिखने के समय में, या खोरठा लिखने के बीच में अगर मान लेते हैं किसी शब्द को अगर आपको लग रहा है कि यह इसी को लिख देते हैं, तो उसके लिए आपको ज़रूरी कि वो इन्वर्टेड कोमा में उसको लिखा जाए। क्योंकि कई बार ऐसे शब्द होते हैं जो कि हम लिख देते हैं गलती से, तो कोई बात नहीं, उसके लिए आपको काटना नहीं है, उसे कुछ नहीं करें, इन्वर्टेड कोमा में लिख दें। लेकिन हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं करना है। इन्वर्टेड कोमा में इस तरह की शब्दावली आप कम से कम प्रयोग करें। ज़्यादातर कोशिश करें कि जब आप खोरठा भाषा लिखते हैं तो वहाँ पे खोरठा शब्दावली का ही प्रयोग ज़्यादातर करें। जैसे अगर संस्कृत लिखना हो तो खोरठा में हमको लिखना होगा तो पूरा उसे इस तरह से लिखना होगा, संस्कृत या तो संस्कृत बोल सकते हैं, या संस्कृत इस तरह से लिख सकते हैं, या संस्कृत लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसका उपयोग जो है वो कर सकते हैं। नहीं तो अन्यथा अगर कहीं आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो उसे इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख सकते हैं, परंतु इसका उपयोग जो है वो ज़्यादा ना करें। खास करके जब आप मेंस वगैरह का एग्ज़ाम लिखते हैं, तो वहाँ पे ऐसे शब्दावली को बार बार प्रयोग करेंगे तो वहाँ से एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, कह सकते हैं कि कॉपी पे, और जिससे हो सकता है कि मार्क्स वगैरह कटने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो याद रखेंगे इन सभी चीज़ों को। उसके बाद आगे अगर बात करें तो मानकी करे खातिर बैठकीय एहो विचार करल गेले कि गिनती देखबे के लेल टा, टी,
ठो गे गोटा गोड़ हार मूड़ आरो आरो शब्दवन जोड़ के बात करल गेल है। यानी किसी शब्द मान लेते हैं कहीं संख्या आदि को अगर गिनती दिखाना है, जैसे एक ठो दो ठो तीन ठो, बहुत बार बहुत कोई बोलते हैं गोटा या तो टा, एक टा दे दू टा दे, ऊ टी की लगो एक टी, इस तरह से जो है वो कई बार खोटा में प्रयोग इसका किया जाता है। गोटा आप सभी को पता है कि एक पूरा को हम गोटा कहते हैं। तो इस तरह के शब्द जो है वो आप गिनती देखवे के लेल यहाँ पे दिया गया कि मानकीकरण करे खातिर बैठकिए एगो विचार करल गेले कि गिनती देखवे लेल टा टी ठो गे गोटा गोड़ हार मूड़ आरो आरो इन शब्दवन के जोड़ के बात करल गेले। तो इन शब्द का प्रयोग जो है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो इसमें से पॉइंट है वो है एहो विचार करल गेले कि अपनौती देखवे खातिर क्रिया से क थ या तो फिर थीन के प्रयोग करल जाए। जैसे अगर कहीं आप किसी को मान लेते हैं अगर कहीं दिखाना, लेकिन उसमें थोड़ा सा बताना है कि वो अपनौती जैसा लगना चाहिए, यानी अपनापन लगना चाहिए शब्द में, जिसको हम कई बार भाववाचक संज्ञा के रूप में भाववाचक शब्द या भाववाची शब्द के रूप में मानते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने शब्द लिखा कहलक, तो कहलक कहलत या तो कहलथीन, तो यहाँ पे ऐसे शब्द जो है वो थोड़ा सा अपनौतीपन दिखाता है यानी अपनापन दिखाता है। तो वैसे शब्द को जो है वो इन शब्दों को अंत में जो है वो यहाँ पे क्रिया के से क थ या तो फिर थीन जोड़ करके इसका प्रयोग किए जाने की बात की गई। साथ ही साथ इसमें बात किया गया कि ठेठ खोरठा शब्द एक मांझे अंग्रेजी शब्द एक भरमार बेड़ायल बिगड़ल शब्द एक रूपे करल जा है। कई बार आप देखते होंगे कि जितने भी अंग्रेजी शब्दावली होते हैं उसको खोरठा में एक कह सकते हैं कि बिगड़ा हुआ रूप के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे स्कूल जो है वो स्कूल हम लोग नहीं, खोरठा में स्कूल कहते हैं। ड्राइवर को डलेबर बोला जाता है, वहीं ट्यूशन को टीसन बोला जाता है, जबकि रिपोर्ट को या तो रिपोर्ट होता है, जबकि रिपोर्ट को हम लोग खोरठा में या तो रिपोर्ट या तो फिर रपट कई बार बोलते हैं। तो खोरठा में इन शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि खोरठा के जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे उनके द्वारा एक कह सकते हैं कि प्रयास किया गया, और ताकि जिसके कारण से कहीं ना कहीं धीरे धीरे खोरठा एक समृद्ध भाषा के रूप में आगे बढ़ रहा है, और धीरे धीरे आने वाले समय में भी इसका कह सकते हैं कि एक प्रयास जारी रहना चाहिए, ताकि खोरठा भाषा जो है वो आने वाले समय में एक समृद्ध भाषा के रूप में विकसित हो सके। उम्मीद करते हैं कि आज का ये टॉपिक आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर किसी तरह का अगर हमसे मिस्टेक हुआ है तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ताकि जब हम अगला बार उसको प्रेजेंट करें तो उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम विशेषकर ध्यान दें। हो सकता है मानव है तो गलती हो सकती है, लेकिन अगर आप उस चीज़ को सुधारने का अगर कहीं थोड़ा सा अगर आप भी सहयोग करें, क्योंकि सीखना और सिखाना ये मानव जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए कि जो हम सीख रहे हैं उसको किसी को अगर सिखा पाए तो वो बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छी बात होती है। तो उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। बाकी का आज का वीडियो यहीं तक, फिर हम कोशिश करेंगे नए वीडियो को लेकर आएंगे, किसी नए पॉइंट को लेकर, किसी नए टॉपिक को लेकर, और उम्मीद करेंगे इसी तरह से आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें। निश्चय ही यहाँ से आने वाले समय में आपको बेनिफिट नज़र आएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए, और ख़ास करके जेपीएससी मेंस वगैरह एग्ज़ाम में आपको ये विशेष करके बेनिफिट होने वाला है। जब आप वहाँ पे मेंस लिखते हैं तो ऐसे शॉर्ट नोट के रूप में 5 या 7 नंबर के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं लिखने के लिए, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली यहाँ से हेल्पफुल साबित होगा। तो आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इसी तरह से सहयोग करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जोहार।